वेलकम बैक नाजरीन। आज नया पाकिस्तान प्रोग्राम 2 घंटे का दौरानिया का है। ब्रेक में जाने से पहले हमने हामिद मीर साहब से भी बात की। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, शाद भट्टी साहब और सोहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे। भट्टी साहब, आज जो एहतजाज है वो तो रैली के ज़रिए, जलसों के ज़रिए तो हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में भी आज एहतजाज किया और वज़ीर आज़म को फिर फ्लोर ऑफ द हाउस छोड़ के जाना पड़ा। पहले तो ये बताइए, ज़रूरत थी तहरीक इंसाफ को कि आज के दिन वो सेनेट का सेशन रख ले, नेशनल असेंबली का सेशन रख ले, जब उनको पता था कि एक एहतजाज हो रहा है? क्या जमहूरी रिवायतों के हवाले से ये ठीक इक़दाम था? पहली बात तो ये कि ये अभी जो आप एक बात हो रही थी कि अभी शाहदरा पहुंचे हैं मौलाना साहब भी, और मरियम के साथ कता कलामी की माजरी मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और क्योंकि वो मरियम नवाज साहबा के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे हम ज़रा जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मजीद कितना वक्त लग सकता है? इस वक्त लोकेशन आपकी क्या है और गुजरावाला पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हामिद मीर साहब जो कि जलसा गाह पर मौजूद है वो कह रहे हैं कि काफ़ी देर से आवाम तो आई हुई है, लेकिन बद इंतजामी है कि अब तक लीडरशिप नहीं पहुंच सकी, और अगर ऐसा ही रहा तो शायद जो लोग आए हुए वो चले जाएं। नहीं, अल्लाह ना करे लोग चले जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने 2 साल इस चीज़ का इंतजार किया। अभी तो लाहौर में निकलने में 6 घंटे लगे। एग्जैक्टली 2 बजे शहजाद, आपको पता है कि हम निकले थे और अभी 8 बज चुके। अब हम जाके लाहौर आउटस्कर्ट्स में पहुंचे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि लोगों का, मैंने पहले भी रैलीज अटेंड की, मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, जिंदगी में देखा, इस किस्म का इज्तिमा, इस किस्म की मोहब्बत और इस किस्म का जज्बा, फ्रेंसी, पैशन। लोग ऐसे निकले हैं कि मरियम नवाज के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए कि उनको मैं तो सजेस्ट करता आप अपना नाम भी चेंज कर लें प्रोग्राम का, नया पाकिस्तान। उनको पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, तो इस वजह से वो ये प्रोग्राम वैसे नया पाकिस्तान जो है वो वाला नया पाकिस्तान नहीं है जिस तरफ आप रेफर कर रहे हैं। जी, मैं समझ गया। मैं तो वैसे बता रहा था कि ये जो नया पाकिस्तान का पाकिस्तानी अवाम के साथ हुए ना, ये एक तो मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत है, मरियम नवाज की मोहब्बत है, और उतनी ही नफरत और जो है वो शिद्दत के साथ उसका इजहार इमरान खान साहब के साथ के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि लोग, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एज ग्रुप के सबसे ज्यादा जो है ना, वो जो यंग क्राउड जिसको इमरान खान कहते थे, जो तब्दीली चाहता है, वो तकरीबन 60-70% यंग क्राउड था जो पूरे रास्ते हमें मिला है। हमारे लिए निकलना ही मुश्किल था। आप खुद सोचें, रायबंद से निकले 6 घंटे हो गए। 6 घंटे किसका दिल करता है कि आप कार में बैठे रहें और कार मूव ना करें? So this is unprecedented। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग भी हैं जुबैर साहब, तो इस पर तो हुकूमत सुबह से ये कह रही है कि जो कंटेनर लगाए आपकी सहूलत के लिए, सिक्योरिटी के लिए लगाए। इसका मकसद ये नहीं था कि लोगों को या आवाम को रोका जाए। तो क्या ये उनका दावा ये दुरुस्त है, उनकी बात दुरुस्त है क्या? देखें, कल से लेके और आज दोपहर तक, दोपहर की 4 बजे तकरीबन राना सनाउल्लाह ने बताया था कि हमने जाके लास्ट वार्निंग दी है कि कंटेनर हटा लें, वरना हम अपने अवाम इतने जमा हो चुके हैं कि हम धक्के धक्के उसको हटा देंगे। तो वो उन्होंने कोई हमारे साथ कोई इजहारी यकजहती नहीं किया हुकूमत ने। उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर दी थी। उसके बाद जब अवाम रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस तादाद में अवाम जा रहे हैं और हर तरफ से जा रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है अब। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये मूवमेंट का आगाज़ हुआ था तो उस दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमारा हदफ वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है, उनको लाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता रहा है कि उस कदम से पीछे हटे, और अभी कुछ चैनल्स पे आपका ये बयान चल भी रहा था कि हमारा हदफ तो इमरान खान ही है। तो क्या किसी किस्म की मौक़िफ़ में तब्दीली आई है क्या? नहीं, मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है। जाहिर से वादे स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि पहले इमरान खान को गिराएंगे तो मेरा ख्याल है असल हदफ तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मेन चीज इमरान खान की हुकूमत है, जिसको बिठाया गया है, जिसकी इनकॉम्पिटेंस है, जिसकी मतलब कैपेसिटी नहीं है रन करने की। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम के लिए अब इतनी मुश्किलात हो चुकी हैं कि जी अगले 3 साल अगर इनको हमने चलने दिया तो आप सोचें कि होगा क्या पाकिस्तानी अवाम के साथ। इस पर आप लोग भी बात करते रहे जब आप हुकूमत में थे, खासतौर पे कि कंसेंसस कम से कम इस नुक्ते पे होना चाहिए कि जो हुकूमत आए उसको 5 साल मिले। 2 साल के बाद तहरीकें शुरू कर देना, इससे मईशत का नुकसान होता है, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हुकूमत में चाहे आप हो या कोई और हो, उस वक्त ये मौक़िफ़ होता है, लेकिन ये मौक़िफ़ बदल जाता है जब आप अपोजिशन में आते हैं। क्या इस एक पॉइंट पर इत्तेफाक करने की जरूरत नहीं है? हमें इत्तेफाक करने की जरूरत है। पहली बात तो ये, मेरा ख्याल है आप कंपैरिजन की आप लोग सही नहीं करते। हम लेजिटिमेटली इलेक्टेड थे, हमें हमारी 186 सीटें, तहरीक इंसाफ की 29 सीटें,
तहरीक इंसाफ के साथ कोई प्री पोल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी 2-3 साल तक। उनको तो बल्कि वो सिखाया क्या था और पढ़ाया क्या था। आपने सब आपको पता है कि किस तरह से उनकी पार्टी को मुनज़्ज़म किया गया था और किस तरह से नवाज शरीफ के खिलाफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई थी। तो जो उस वक्त सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हमारे तो एहदाफ आप देख लेना, बेरोजगारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कहाँ 3% वोट इंस्पेक्शन, कहाँ 14%। लोग मरे हुए हैं, 60 लाख लोगों की जॉब चली गई है। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 2.5 साल हो गए, एक नौकरी छोड़े 60 लाख नौकरियां चली गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आई मीन व्हाट इज द कंपैरिजन। तो हम क्या बैठे रहेंगे ऑपोजिशन में इंतजार करते रहेंगे और सफाई करें कि जितने लोग बचे हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, वो भी फारिग हो जाए। अच्छा साहब, दो और इश्यूज हैं। एक तो आप लोगों ने कहा था कि कोरोना वायरस एक बड़ा थ्रेट है और पीएमएलएन का तो मौकिफ ये रहा है कि फैला है जो कोरोना वायरस वो इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से है, क्योंकि वो चाहते थे कि सब कुछ खुल जाए। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि एसओपीज फॉलो हो रहे हो। अभी हमें बताया हामिद मीर साहब ने कि 90% से ज्यादा लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि जब आपके कहने पे लोग घरों से निकल आते हैं तो आपके कहने पे यकीनन लोग मास्क भी पहन लेंगे। कोई एसओपी फॉलो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए, मैं तो अभी तक वहां पहुंचा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है हमने तो मास्क इतनी तादाद में मंगवाए थे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी हम एंट्री पॉइंट पर कर रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। तो मुझे उस सिलसिले में सही सूरत हाल पता नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज शहजाद, जिस दिन पिछले हफ्ते पीटीआई ने जलसा करने की कोशिश की थी लियाकत बाग पिंडी में, तो उस वक्त कोरोना, देखिए पहली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर सीरियस होती कि कोरोना के हवाले से तो हमें बताती ना। अगर फयाज चौहान स्टेटमेंट देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के और शहबाज गिल देंगे और देंगे तो उनकी तो कोई लेकिन अगर आप कहते हैं उनकी तो पॉलिसीज ही गलत थी तो वो आपके लिए बेंचमार्क तो नहीं हो सकता ना। फिर बेंचमार्क तो आपने अपना बनाना है, आप हुकूमत को तो नहीं देखेंगे अगर आप समझते हैं कि उनकी पॉलिसीज ही गलत है। एक सूरत हाल थी, एक सूरत हाल पर जब हम क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर सूरत हाल सीरियस थी तो हुकूमत ने क्या कोशिश कि जी हमें कोई ब्रीफ करता है। शहबाज गिल की बात हम नहीं मानेंगे, फयाज चौहान की, शेख रशीद की बातें नहीं मानेंगे। अगर वो सीरियस होते तो हमें इनपुट देते, हमें ब्रीफिंग देते और फिर उसके बाद। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं शहजाद, असल वजह ये है, अगर वो हमें असल वजह बताते तो हम शायद सोचने के लिए तैयार भी हो जाते। वो अगर ये बता दें हुकूमत की जी हमारी टांगे कांपती हैं, हमें डर लग रहा है, आप प्लीज जलसा ना करें, रैलीज ना निकालें, जुलूस ना निकालें, तो दूसरी बात है पहले इतराफ करें अपना कमजोरी का, फिर हम उसके बाद कदम उठाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल जुबैर साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतना जोशो खरोश आपने आज तक तारीख में नहीं देखा, अवाम निकल पड़े हैं, बड़ा वक्त लग रहा है लाहौर से निकलने में। आप कवर नहीं करते ना उस तरह से जैसे आप इमरान खान को कवर करते हैं। मेरे ख्याल से हर एंगल से कवर करते हैं। जुबैर साहब, हमारे जियो नेटवर्क के अलावा अगर आप किसी भी चैनल पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो वो ज्यादती होगी, क्योंकि सुबह से कवरेज मिल रही है, सुबह से एक एक चीज कवर की जा रही है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पे कम से कम ये इल्जाम आज नहीं लगाया जा सकता कि कवरेज नहीं मिल रही जलसे को। नहीं, कवरेज जलसे को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से जितना इन डेप्थ, और हम चाहते थे कि जो जिस किस्म का हिस्टोरिक ये जुलूस था या है अभी तक, अभी गुजरांवाला एंटर होंगी तो मैं अभी मेरा ख्याल है आपको ट्रांसमिशन सारी कट करके वो अगर आप दिखाएंगी ना कि जी गुजरांवाला में किस तरह से वेलकम होता है तो आप सबको अंदाजा हो जाएगा। और उसी तरह से जैसे इमरान खान के लिए दिखाते थे ऊपर से चढ़ के कल का ट्रस्ट करें मीडिया को, हर तरफ से मीडिया शिकार होता है, हुकूमत से शिकवा रहता है, आप भी शिकवा कर रहे हैं। इतना ट्रस्ट करें कि जो रिपोर्ट करने वाली चीज होगी मीडिया उसको जरूर रिपोर्ट करेगा, इतना ट्रस्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर आप कह रहे हैं कि तारीखी इवेंट है लेकिन इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद नहीं है, नवाज शरीफ खिताब अगर करेंगे तो वाया वीडियो लिंक करेंगे। अब ये वही नवाज शरीफ है जो कि चंद रोज पहले कह रहे थे कि मीडिया मालकान भी, मीडिया वाले भी अगर 4-5 महीने जेल चले जाएं इस तहरीक के लिए तो कोई बुराई नहीं है। तो अब इखलाकी सवाल तो उठता है ना कि आप मीडिया वालों को कह रहे हैं कि आप इस तहरीक के लिए जेल चले जाएं, लेकिन खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के आज तकरीर करेंगे, वो जलसा गाह पे मौजूद नहीं है जो कि आप कह रहे हैं एक तारीखी इवेंट होगा। बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। वो बाहर से बैठ के जितना इफेक्टिवली रन कर सकते हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस जितना किया पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। आई डोंट थिंक सो। हमें एस्टैब्लिश करना है कि वो कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। 3 दफा तो उनकी हुकूमत का तख्ता हुआ है, और क्या सेक्रीफाइस करें। जेलों में गए हैं, केसेस बर्दाश्त किए हैं, रेफरेंसेस झूठे तमाम बर्दाश्त किए, उनकी बेटी को 2 दफा जेल डाला गया है। किस बात पर? हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। उनकी बीवी वहां उधर लंदन में थी, वो छोड़ के अपनी बेटी के साथ यहाँ के जेल चले गए। सो सॉरी,
हमें ये तो अब ये बात एस्टैब्लिश्ड है, फिर जुबैर साहब के मियां साहब बाहर मौजूद हैं क्योंकि वो समझते हैं कि बाहर बैठ के तहरीक ज्यादा बेहतर तरीके से चलाई जा सकती है। जितनी कुर्बानी उन्होंने दे दी थी जाती तौर पे वो दे दी है, अब वो बाहर बैठ के इस मूवमेंट को चलाएंगे। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड आप लोगों का बयानिया है। देखें, अब आप मुझे पता ना आप किस तरफ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जी ये कौन हंसा था बीच में? नहीं, मैं ही हंस रहा हूँ। आपने कहा कि मैं समझ गया, उसमें मैं ही हंसा था जी। नहीं, मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं आप ये कल से चलाएंगे कि जी देखें वो मेडिकल रीजन, बिल्कुल मेडिकल रीजन है, 100% है। और वो पार्टी के वर्कर से लेकर लीडरशिप ने उनको कहा है कि जब तक वो वहाँ इलाज नहीं करवा लेंगे, मुतमईन नहीं हो जाएंगे। हमने कहा है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, यहाँ के अवाम ने कहा है। और प्लीज अंडरस्टैंड, जिस केस में उनको ये वो लंदन में बैठे हैं, जिस केस के रेफरेंस दिए जाते हैं, उसमें जज जो है वो 2 नंबर है, जिसको फारिग कर दिया गया है। इसलिए हम जजमेंट को नहीं मानते, इसलिए वो बाहर बैठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ थे। लाहौर से हम बाहर निकल रहे हैं और रश क्योंकि लोगों का इतना इसलिए टाइम लग रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑपोजिशन पहले भी कॉन्फिडेंट थी, अभी वो समझते हैं कि एक तारीखी इवेंट उन्होंने क्रिएट कर दिया है। जो पहले जलसे से हाइप मिलनी चाहिए थी इस मूवमेंट को, वो मिल चुकी है। उनकी नज़र में ये कामयाब इवेंट है। हुकूमत वक्त इसको कैसे देख रही है और कितना आपको लगता है कि हुकूमत इस वजह से दबाव महसूस कर रही है इस वक्त? बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। शहजाद देखिए, 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब एक पब्लिक गैदरिंग करते हैं हम, पब्लिक के पास अपोजिशन का जाने का हमेशा हक होता है, कोई भी अपोजिशन हो, और वो पब्लिक को जाके इंगेज करती है। जब पाकिस्तान तारीख में 22 से 30 साल जिद्दोजहद की, कोई और लीडर कायदे-ए-आज़म के बाद अनफॉर्चुनेटली, ये बड़े दुख की बात है, मिला। ये नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, तारीख सीधी है कि भुट्टो साहब भी पहले डिक्टेटरशिप की तनेरी में डैडी कह के यहाँ तक पहुंचे हैं, उसके साथ अपनी कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं, वो लीडर बने। लेकिन उनका सफर भी डिक्टेटरशिप पर बना। नवाज शरीफ साहब का तो खैर जिक्र ही क्या करना, आगे जिक्र। इमरान खान एक वो लीडर हैं जिन्होंने 23 साल की जद्दोजहद करके जाना। तो जब इमरान खान अवाम के साथ गए थे तो उनके माथे पर ईमानदारी लिखी थी, शौकत खानम लिखा था, वर्ल्ड कप जीतना लिखा था, गरीब का एहसास लिखा था, कभी पैसे की करप्शन नहीं लिखी थी। अवाम उनके साथ चली। अभी ये लोग गए अवाम के पास, ये किस लिए गए हैं? अभी आसमा शराजी साहबा के साथ इंटरव्यू में मरियम सफदर साहबा ने खुद माना, अपने मुंह से माना। आप प्ले बल्कि करवा दीजिएगा मेरे इस शॉट के बाद, यहाँ पर वो जरूर अगर क्लिप आप करवा सके, कि मैं साइलेंट मोड पे इसलिए थी कि मेरे चचा गुफ्तो शनीद कर रहे थे, डील कर रहे थे। जब वो बात नहीं बनी, वो पांव पड़ने वाली मुफाहमत की सियासत जिसमें एनआरओ मांगा जा रहा था, जब एनआरओ नहीं दिया गया तो उसके बाद हमने कहा कि अब तो हमारे वाला वर्जन होगा। तो ये साइलेंट मोड पे इनका लगना और इनका गिरेबान पड़ना, ये तमाम अपने मफादात के लिए। इमरान खान के माथे पे ईमानदारी थी, इनके माथे पर 62 डॉक्टर गिल साहब, लेकिन ये आज के जलसे से पहले भी आप लोगों का यही कहना था, क्योंकि कतरी खाद, डॉक्टर साहब आपका ये कहना था कि ये क्योंकि दयानतदार नहीं है, करप्ट है, चोर है, इसलिए अवाम इनके कहने पे निकलेगी नहीं। लेकिन आज अवाम तो निकल आई है ना इनके कहने पे। फिर अब इस बयानिया जो आपका है उसके एक काउंटर जो बयानिया है ऑपोजिशन का, वहां पे भी अवाम की पजीराई तो उनको मिल रही है कि परफॉर्मेंस नहीं है, शायद ये वजह हो निकलने की, एहसाब वन साइडेड है, शायद ये वजह हो निकलने की। अवाम तो उनके साथ भी खड़ी हुई है ना। फिर जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी देखने की। अगर ये कहा जाए कि गुजरांवाला में इनका वोट बैंक नहीं है, या कभी नहीं था, या आज नहीं है, बिल्कुल गलत बात होगी। उनका पहले भी वोट बैंक था, अभी भी होगा, कम हुआ होगा लेकिन आज भी होगा वोट बैंक। अभी आपको भट्टी साहब ने बताया कि यहाँ 10 से 15 हजार लोग हैं। हामिद मीर साहब ने बताया कि यहाँ पर 50-60 हजार लोग हैं और 1.5 लाख भी हो सकते हैं। मैं तो ये सोच के इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे और भट्टी साहब जैसे लोग जो गाँव से, गरीब घरानों से आते हैं, शायद हमारी नजर ज्यादा तेज है, या हमें सच बोलने की ज्यादा ताकत है, या शायद इसलिए कि हमें गुर्बत से डर नहीं लगता क्योंकि हम निकल के वहां से आए हैं तो हम ज्यादा सच बोलते हैं, या फिर हमारे दिमाग खराब है, हम नजर कम आता है। किताब में भी शायद स्टंटेड ग्रोथ हो, मुझे भी हो, बचपन में हमें आप नजर ही ना आता हो हमें कि हमें 10
60-70,000 लोगों में लेकिन 15,000 शहबाज साहब, एक तो मीर साहब वहां पर मौजूद थे, उनके सामने जितने लोग हैं, भट्टी साहब का अपना एक ओपिनियन है, आपका भी है, मेरे ख्याल से आईबी और पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग हैं। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा था कि ग्राउंड भर नहीं सकते, अब ग्राउंड अगर भर जाएगा तो फिर आप लोगों का ये नैरेटिव कहां जाएगा? और दूसरा, एक बात पे तो कंसेंसस है कि हुकूमत ने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है, जिससे ऐसा लगता था कि हुकूमत घबरा गई है। पकड़ धकड़ करना, बैनर्स हटाना, कंटेनर्स खड़े करना, आज ही असेंबली का इजलास बुला लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इससे आपने उल्टा फायदा पहुंचाया ऑपोजिशन की इस तहरीक को, इस जलसे को हाइप देकर। देखिए, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं दो हिस्सों में से कहता हूँ। पहला हिस्सा तो यह है कि हुकूमत ने इजलास जो बुलाना था वो पहले से तय था, और आज जो उनका जाना था वो पहले से तय था, 3 दिन पहले से कम से कम तय थी ये बात। पहली बात तो ये है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। रही बात कंटेनर कुछ जगहों पर, तो जैसे इसी जलसागाह के करीब एक फ्लाईओवर है, उसके ऊपर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा ताकि वो वहां पर जाकर किसी किस्म की शिद्दत नदी ऊपर से कुछ ना हो जाए हाइट से। ऐसी बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटी के लिए अगर कहीं रोका गया तो रोका गया। अगर रोका जाता तो इससे लोग यहाँ पहुंचते। आप बता दीजिए, जब नवाज शरीफ पहुंचे थे एयरपोर्ट के ऊपर मुशर्रफ के जमाने में, तो बड़े बड़े लीडर नहीं पहुंच सके थे एयरपोर्ट पे। मुझे बताइए, कारकुन ने क्या पहुंचना था? तो आज कैसे पहुंच जाते लोग अगर हम रोक लेते? वही पुलिस है, वही मशीनरी है। जब नवाज शरीफ के जमाने में उन्होंने सबने घरों पर गिरफ्तारी दे दी थी। तो अगर लोग वहां पहुंचे हैं तो अभी अपना एहसन इकबाल साहब का ट्वीट था, मैं कोई नहीं रोक सकता, मैं जा रहा हूं। एक तरफ ये शेखियां मार रहे हैं कि नहीं कोई नहीं रोक रहा, दूसरी तरफ मासूम बन रहे हैं। लेकिन नजर तो आ रहे हैं ना, मतलब अगर आप देखें तो कंटेनर्स जगह जगह रुकावटें ये नजर तो आ रही हैं। कंटेनर्स की वजह लगाने की क्या है फिर, अगर इतने ज्यादा अगर कोई मसला नहीं था तो? दो चीजें, मैंने अभी एक ट्वीट किया था इस्लामाबाद की तस्वीर, जिसमें 100 गाड़ियां मेरी गाड़ी के आगे एक सड़क के ऊपर रवान थी। अब अगर इसी सड़क के अंदर हम काफिला डाल देंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। अगर इनको एक रास्ता दिया हुआ है, जो इन्होंने तय किया है, लिख के हमारे साथ इन्होंने तय किया है, मरियम साहबा की पार्टी ने तय किया है कि हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं, उसके बावजूद ये फिर लाहौर के अंदर घुसेंगी रिंग रोड पे जाने की बजाय। तो इसलिए ठोकर के ऊपर इनको बताया गया कि ये आपने हमसे एग्रीमेंट पहले का किया हुआ है, इधर से जाइए जो रास्ता आपको दिया हुआ है, ताकि आवाम को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, मैं वापस आऊं, जो मैं बात एक करना चाहता था, मुझे कंप्लीट कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, लोग तो 5,000 होंगे, 10 होंगे, पर 11 पार्टीज हैं, 2-2 हजार भी बंदा इकट्ठा करेंगे तो 22,000 बंदा हो जाएंगे। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या इससे ये रियलिटी चेंज हो जाएगी कि ये चोर है? क्या ये रियलिटी चेंज हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 62 रुपए फ्रॉड, चोर और धोखेबाज कहा हुआ है? क्या ये रियलिटी चेंज हो जाएगी कि मरियम सफदर साहबा ने कैलवरी पॉन्ड और कतरी खात? बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब हमारे साथ। बाकी 10,000 लोग थे तो फिर इतना हुकूमत को रुकावटें खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। आज इजलास भी बुलाया गया। मैं आपसे सवाल ही कर रहा था, फिर इंटरप्शन आगे बीच में, कि क्या आपके ख्याल में गैर जरूरी इकदाम आती हैं हुकूमत की जानिब से? पहली बात तो ये है कि ये जो बिलाशुबा रुकावटें भी होंगी हैं, और जो मैंने भी चेक किया उसमें है बिलाशुबा लोग भी होंगे। लेकिन कुछ हमारा ना जब ये लायर मूवमेंट थी उसके बाद एक फैशन बन गया है, एक ये फ़ख्र का बायस बन गया कि 24 घंटों में 25 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब मरीम नवाज़ साहबा का एक ट्वीट आया था कि मैं घर से अपने मेन गेट पर 45 मिनट में पहुंची हूँ। तो वो कौन सा जम्मे गफ़ीर था जो घर में घुस गया था, या गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, या क्या हो गया था? घर से घर के गेट तक ट्वीट मौजूद है अभी। तो आपके ख्याल में एक स्ट्रेटजी है? ये स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटजी होती है। मैंने दोनों चीज़ें कही हैं, रुकावटें भी होंगी, इस तरह जलसे में भी होंगे। यही था, इमरान खान साहब था, यही ताहिर कादरी साहब थे, यही सारे थे कि आहिस्ता 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 आहिस्ता। सही। और ये इसी गुजरांवाला में जब इमरान खान साहब को पत्थर लगे थे तो एक कंटेनर और 2-4 गाड़ियाँ रह गई थी। तो ये एक ना फैशन बन गया भाई, सीधा सीधा जलसे में पहुंचो, जाके करो, रास्ते में हाउ हा तो लेकिन ठीक है, करते रहे। दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता एक दिन आज के लिए सिर्फ इजलास बुलाया कि कल भी है, परसों भी है, तरसों भी है। कल तो हफ्ता पीर को ही होगा। पीर को होगा तो ठीक है ना। जब इनके प्रोडक्शन आर्डर्स अपने लिखाने तो इजलास नहीं बुलवाते थे। ये अब एक पीडीएम का ये जो एक जलसा हो गया है। लेकिन इस देखिए ऑप्टिक्स क्या जाते हैं? ऑप्टिक्स तो ये जाते हैं ना कि हुकूमत घबरा गई है, वरना जरूरत नहीं थी आज जलसा रखने की। आप कहते हैं जलसा करें, लेकिन अभी कहने को तो ये कहा जाता है कि एक जलसा करने से क्या हो जाएगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग ना कुछ होना चाहिए ना कुछ होता है एक जलसा करने से। मेरा कहने का मकसद है कि मौलाना साहब तो आ नहीं सकते जलसे में, मरियम साहबा तो आ नहीं सकती जलसे में, बिलावल साहब आ सकते हैं ना, जवेद हाशमी साहब नहीं आ सकते, बाकी सारे सियासतदान आ सकते।
तो एक दिन ना आकर उन्होंने क्या चालाकी से सारा कुछ कर लिया। हम हर चीज़ को ना उसमें इसको तो मकसद क्या था फिर आज का जलसा, आज का इजलास? जमहूरियत इसी को कहते हैं ना। उन्होंने अपना पीडीएम का रैली बुला ली, उन्होंने अपने उधर बुला लिया। इमरान खान साहब ने वहाँ तकरीर करनी होगी या कुछ करना, या तो ये है ना कि उधर बुलाकर उन्होंने इनकी गैर मौजूदगी में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? परसों तरसों वो भी आके उसी असम्बली में बैठ जाएंगे और फिर वो उसी तरह तकरीरें करेंगे और उसी तरह। और इसका कितने इजलास बुलाए जा चुके, हमारी सेहत पर क्या असर पड़ा है? एक और इजलास सही, एक और इजलास। देखिए मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। एक तारीख तय थी कि 19 तारीख को इजलास होना है, उसको आप 16 तारीख लेकर आएंगे। परसेप्शन यही बनता है कि हुकूमत जो है वो पैनिक कर रही है, गैर जरूरी इकदाम उठा रही है। अगर वाकई और एक जलसे से खौफ होना भी नहीं चाहिए, ना कोई एक जलसे से हुकूमत जा रही, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं है। गैर जरूरी हरकत तो है ना। इस ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट है कंटेनर, रुकावटें रोकना, वो कुछ ना करना जो पिछली हुकूमत कर चुकी है इनके साथ। वो भी ये इंपॉर्टेंट है। सही। ये नहीं इंपॉर्टेंट आप उस ऑप्टिक्स को कहते हैं जब एक बंदा इनका अंदर पकड़ा जाता है, अगले दिन इजलास बुला के प्रोडक्शन आर्डर पे उनको बाहर ले आते हैं, तकरीरें करता है, इंटरव्यू देता है, भाषण देता है, हमें दर्स सिखा रहा होता है कि ये दर्स। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज को अभी जलसागाह पहुंचने में वक्त लगेगा। मौलाना फजल रहमान भी अभी जलसागाह से दूर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कहां पहुंचे हैं, जो कि लाला मूसा से निकले थे। हमारे नुमाइंदे वकार सत्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जरा बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला अब कहां पहुंचा है? शहजाद, अब से चंद लम्हे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो काफिला था वो जलसागाह का जो मेन स्टेडियम है उस तरफ वो जा चुका है और इस वक्त जो वो चेयरमैन है वो स्टेडियम के पास पहुंच चुके हैं और आइंदा कुछ ही लम्हों में वो बाकायदा जो मेन स्टेज है उसकी तरफ वो चले जाएंगे। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जो लाला मूसा से लेके गुजरांवाले तक का चंद किलोमीटर का जो सफर है वो उसमें लोग ही लोग, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। जो रैली उनके साथ थी उसको पीछे रोक दिया गया है। मैं भी तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पैदल वो सफर तय करके वो स्टेडियम की तरफ हम भी आ रहे हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लोग ही लोग हैं जो जोक दर जोक आगे वो जा रहे हैं। अच्छा वकार, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है सेंट्रल पंजाब, तो जो ज्यादा लोग आपको सड़कों पे नजर आए जो इस्तकबाल कर रहे थे वो नून लीग के थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे? देखिए, लाला मूसा में चौधरी कमरुज़्ज़मान खायरा के घर में पीपल्स पार्टी के लोग जो रावलपिंडी से वो लाला मूसा का एरिया है वो लोग थे। उसके आगे जो लोग थे, जब वजीराबाद उनका इस्तेमाल किया गया तो 4-5 अजला हैं जिसमें सियालकोट है, वो गुजरात है, गुजरांवाला है, मंडी बावलदीन है और इस एरिए के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे उसका किया। आप यकीन जानिए कि वजीराबाद इंटरचेंज से लेके ताहद निगाह लोग ही लोग थे, गाड़ियां ही गाड़ियां थी और इसी तरीके से आगे राहवाली, खड़ और जो गुजरांवाला कैंट का एरिया है यहाँ पे जगह जगह पीपल्स पार्टी के लोग थे। ताम गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो भी इस्तेमाल करने वालों में शामिल थे। बिलावल, बहुत बहुत शुक्रिया। वकार सत्ती बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो ऑलमोस्ट जलसागाह के हैं और अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब बता रहे थे कि जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो अभी तक जलसागाह पर नहीं पहुंचे हैं। इरशाद भट्टी साहब, एक नैरेटिव हुकूमत का है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, चाहे जो भी कर लें। अभी सुना आपने शहबाज गिल साहब को। ऑपोजिशन कहती है ये काम चल ही नहीं सकता इनसे, 2 साल में जो मुल्क का हाल किया है, मजीद 3 साल इनको बर्दाश्त करना मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। इन दोनों का बयान अगर एक तरफ रहन भी दें तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आज भी पार्लियामेंट के बाहर डी चौक पे लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारा गुजर बसर नहीं होता है, तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये तो इंडिजिनस लोग आ रहे हैं, इस पर तो कोई सियासत नहीं है, ये तो कोई NRO मांगने नहीं आ रहे। ये हो क्यों रहा है एक साथ? कोई स्ट्रेटजी है, कोई इनका आपस में इत्तेफाक है किसी वक्त ये करना है, या ये भी परेशान है लोग? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी करप्शन पर जीता कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तहरीक इंसाफ को एक समझ नहीं आ रही कि उनका हार्ड कोर वोटर उनको समझ रहा होगा कि ठीक कह रहे हैं, ये NRO नहीं देना, दबाना है करना, लेकिन अगला इलेक्शन उनको परफॉर्मेंस पे और गवर्नेंस पे जीतना है। इनकी करप्शन पे आप दूसरा नहीं जीता जा सकता। दूसरी बात यह है कि महंगाई और पुलिस पटवार रिफॉर्म्स, 2 चीज़ें ये कर देते हैं। महंगाई बड़ा, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अच्छा, एक मुझे यहाँ बात याद आ गई, इमरान खान की एक बात तो सच्ची निकली ना कि उन्होंने कहा था कि कौम तैयार रहे, जब भी एहतसाब होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब भी एहतसाब होगा ये सड़कों पर आएंगे, जब भी एहतसाब होगा इनकी चीखें निकलेंगी, जब भी एहतसाब होगा इनकी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। वो मैं अक्सर सोचता हूँ। हाँ। और इसमें प्लीज़ मेरा ये ईमान है
ये हमारे लिए नहीं निकले, ये मेरी महंगाई, मेरी बेरोजगारी के लिए नहीं निकले। 70%। ये सबब तो बन रहा है ना। नहीं ये बन रहा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं, एक बयानिया बनाने का सबब तो बन रहा है। नहीं, उस तरफ आ रहा हूं मैं। पिछले 1 साल में मैंने वो पूरा रिकॉर्ड निकाला। 70% ये बोले हैं एहतसाब और नैब पे, 15% ये बोले हैं सिलेक्टेड जाली और जाली असम्बलियों, जाली इलेक्शन पे, 4-5% ये बोले हैं उस पे कोरोना, सी पैक, टिड्डी दल कश्मीर पे, 2% मेरी महंगाई पे बोली अपोजिशन पूरी। अब इसमें आखिरी बात यानी क्या प्रॉब्लम क्या है? महंगाई लागत बिलाशुबा आबादी बम्ब है, बिलाशुबा लागर मईशत है, बिलाशुबा इनका वो जो क्या उसको कहते हैं कि बेहुनर तालीम है, लेकिन उसके बाद इनकी बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, नाकाम मुआशी टीम है और राइट पीपल फॉर राइट जॉब। फवाद चौधरी साहब से भी इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का आज पहला जलसा है गुजरावाला में। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि बिलाल भुट्टो ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच गए हैं। मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान को अभी पहुँचने में वक्त लगेगा। इस वक्त हमारे साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि तमाम तर रुकावटें हुकूमत ने क्रिएट की, उसके बावजूद हम एक पावर शो करने में कामयाब हो चुके हैं। क्या वजह है फवाद साहब कि आपके दावे गलत साबित हुए और ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम कामयाब हो गए? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि इससे तो बड़ा झूठ ही कोई नहीं है कि कोई रुकावट डालेगी। एक तवील अरसे के बाद कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने अपोजिशन को एक बिल्कुल मौका दिया कि वो अपना जो जलसा करना चाहते हैं वो बिल्कुल आराम से करें। ना किसी का कोई गिरफ्तारियां हुई, ना लोगों को उठाया गया, ना किसी पे पर्चे कराए गए, ना कंटेनर लगाए गए, और तमाम जगहों पे आपने देखा कि बड़ी आज़ादी से और आसानी से अपोजिशन ने को नकलो हरकत की इजाज़त दी गई। अब अगर बंदे देना भी हमारी जिम्मेदारी थी तो वो शायद हम पूरी नहीं कर सके, उस पर हम माजरत चाहते हैं अपोजिशन से। जहाँ तक जलसे की बात है, इन्होंने 9 बज गए हैं और इन्होंने अपनी जो वैसे तो 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, लेकिन उनको इन्होंने घोड़ा गाड़ी बना लिया है और इसलिए यहाँ पे नहीं पहुंच सके कि ये जो जलसा स्टेडियम में पहले तो आधे में आके इन्होंने लगाया स्टेज, ताकि बाकी जगह जो है वो ये टोटल तकरीबन 27 से 30 हज़ार कैपेसिटी है स्टेडियम की, उसको आधे में इन्होंने लगाया ताकि ये तकरीबन 17-18 हज़ार या 20 हज़ार लोगों से भर सके। अभी तक वो भी बंदे पूरे नहीं हो रहे। अभी हामिद मीर साहब क्योंकि जलसागाह पे मौजूद है, मैंने ये सवाल उनसे किया था, आपका ट्वीट मैंने देखा था इसलिए सवाल किया मैंने उनसे। वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वहीं एंड ऑफ द ग्राउंड स्टेज लगाए जहां पे तहरीक इंसाफ ने कुछ साल पहले लगाया था। वो कह रहे हैं सामने पूरा ग्राउंड खाली है, वो तो कोई कंटेनर बीच में नहीं लगा हुआ है उनका। नहीं तो आप ड्रोन फुटेज देख लेना, हामिद मीर साहब की को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। सीइंग इज बिलीविंग। आप अपने ड्रोन फुटेज दिखाएं और देखें कि जो लगा हुआ स्टेज है वो कहाँ पे लगा हुआ है और पीछे स्टेडियम कितना खाली है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सिंपल बात है। लेकिन फवाद साहब जब आप कहते हैं रुकावटें नहीं हमने क्रिएट की, कंटेनर लगाए, रास्तों को बंद किया गया, बैनर्स उतारे गए, मुकदमात दर्ज किए, हाफिजाबाद में नून लीग के खिलाफ 95 मुकदमात दर्ज किए हैं, आज आप लोगों ने इजलास रख लिया, 19 तारीख को इजलास था, उसको आपने 16 तारीख को कर दिया। तमाम चीजें करके भी आप कह रहे हैं कोई रुकावट नहीं क्रिएट की हमने, तो फिर रुकावट क्या होती है? यानी कौमी असम्बली का इजलास रखना अगर जलसे में रुकावट है तो फिर तो आप इसको अंदाजा लगा लें कि किस किस्म की रुकावटें जो है वो की गई हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये देखिए इसमें फ्रेंकली जो असल प्रॉब्लम है ना, ये जो आप FIR की भी बात कर रहे हैं, हमने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान में कोविड कंट्रोल करने पे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है सो मच बेटर देन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जहाँ तक ये कोरोना का प्रॉब्लम है। लेकिन आज भी आप देखें, अभी जो आप फुटेजेस दिखा रहे हैं, कहीं पर इन्होंने जो कोरोना के SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से हमारा जो खदशा है या प्रॉब्लम है वो ये है कि ये ना हो कि जलसे के बाद जो है वो कई लोग जो है वो बड़े ज़्यादा बीमार हुए हों और वो जिसकी और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान से इन्होंने लोग बुलाए हैं। जाहिर है कि मुकामी तो इतने लोग इनके पास 15-20 हज़ार लोग नहीं थे, लिहाजा इन्होंने सिंध से बाकी जगहों से जो है वो लोग लेके आए हैं और उस वजह से ये कोरोना के जो फैलाव का खदशा है वो एक बड़ी फिक्रमंदी वाली बात है। उसके अलावा तो ठीक है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया तो उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आप रोजाना जलसा करना चाहते हैं आप रोजाना करिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये असेंबली का इजलास बुलाने से
जलसा रुक तो नहीं जाता, लेकिन जो मैसेज जाता है कि हुकूमत पैनिक कर रही है, गैर जरूरी इकदामात उठा रही है, ये मैसेज हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है ना। क्योंकि देखें, आपने 5 साल की जंग जीतनी है, 5 साल परफॉर्म करके अवाम को जीतना है आपने। आपकी लड़ाई एक दिन की, एक हफ्ते की तो नहीं है। तो आज का दिन अगर हो भी जाता ऑपोजिशन का जलसा, कौन सी बड़ी क़यामत आ जानी थी। आप लोग तो खुद कहते हैं हमने तो इससे बड़े जलसे किए, उससे हुकूमतें नहीं जाती। तो फिर ये गैर जरूरी इकदामात लेने से जो परसेप्शन जाता है वो ये कि हुकूमत घबरा गई है। तो मेरी आप जरा मुझे समझाइए कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से कैसे जो है वो अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुंचा, या कैसे ये एक इतना बड़ा रुकावट है जैसे अभी आप पेश कर रहे हैं। क्योंकि एक पार्लिमानी रिवायत होनी चाहिए ना। आपको पता है कि ऑपोजिशन की 11 जमातों के लीडरान नहीं होंगे पार्लियामेंट में। अगर उनके होते हुए आप इजलास बुला लेते तो ज्यादा बेहतर था। परसेप्शन ये जा रहा है कि इमरान खान साहब बात करना चाहते थे जब ऑपोजिशन वहां पे मौजूद ना हो या उनके बड़े कम मेंबरान हो। पहली बात तो यह है कि अपोजिशन के 11 में से तो कोई बंदा जो है वो सिवाय बिलावल भुट्टो के कोई असम्बली में तो आज जो है वो मेंबर है ही नहीं। यानी मरियम हो गए, फजलुर रहमान साहब हो गए, इनकी तो तहरीक ही है ना। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल वगैरह कोई लीडर तो नहीं है ना, ये कोई मेन उनकी लीडरशिप तो नहीं है। और वैसे भी अगर असम्बली में भी हों तो ये लोग तो आते ही नहीं असम्बली के अंदर, आते हैं चले जाते हैं। सो मैं इस बात को तो आपकी तस्लीम करने से बिल्कुल ही मतलब मेरे तो ये लॉजिक में बिल्कुल नहीं आती कि असम्बली का इजलास बुलाने से कोई जो है वो रुकावट पैदा होती है इनके इजलास में। अलबत्ता ये जो मैंने अर्ज किया है, जो असल प्रॉब्लम है ना, ये हमेशा पाकिस्तान में एक आपने इतनी बड़ी कोविड के दौरान आपने कामयाबी हासिल की, मईशत जो है आपकी उतनी इफेक्ट नहीं हुई जितनी कि बाकी दुनिया में हुई है। क्योंकि दुनिया में इंडिया हमारे साथ है, उसकी तो इकॉनमी तकरीबन 11% सुधर गई है। हमारा हालात जो उससे तो बेहतर है। लेकिन अगर इस तरह की एक इंस्टेबिलिटी और इस तरह का एक माहौल रहे तो अब इसमें कई लर्निंग है आपकी पार्टी के लिए भी कि धरना दिया 126 दिन का, फिर कहा कि पूरा मुल्क बंद कर देंगे। जब पनामा का फैसला, पनामा पेपर्स आए थे, आज प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो कह रहे थे कराची में कोई गाड़ी नहीं चलेगी, बंद करो। कोई रियलाइजेशन है कि गलतियां की हैं, इस तरह अदम इस्तेकाम नहीं क्रिएट करना चाहिए, उससे माशी तबाही होती है, मुल्क को नुकसान होता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आप समझते हैं कि पनामा पेपर के ऊपर तहरीक नहीं चलानी चाहिए थी, तो वो तो एक बहुत ही मेरे ख्याल में एक आई वुड से एक बहुत इलॉजिकल तहरीक चलाने में और मुल्क को लॉकडाउन करने में कि हम यरगमाल बना देंगे, फर्क नहीं आपके ख्याल में? क्योंकि अभी आपका भी बयान ये कि गैर कानूनी काम ना करें, जलसा करें। तो जब आप ये कहते हैं कि मुल्क को मफलूज कर देंगे, नहीं चलने देंगे, तो वो कानूनी आपके ख्याल में? फिर अगर कानूनी है तो ऑपोजिशन को भी ये करने दें फिर आज आप। नहीं, जैसा कि आपने ये कहा कि ये जो आपने इस पे सबक सीखना है कि पनामा जैसे मामले पे तहरीक नहीं चलानी चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो ये तो बड़ी इमोरल हरकत होती अगर पीटीआई उस वक्त ये तहरीक ना चलाती। क्योंकि देखिए, सिर्फ पाकिस्तान में पनामा के ऊपर तहरीक नहीं चली, आइसलैंड में हुकूमत चेंज हो गई, दुनिया में बेशुमार जगहों के ऊपर जहां बहुत कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, वरना इस पर हम मजीद बात भी। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नया पाकिस्तान से इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।